नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए आज होंगे रवाना। जोहान्सबर्ग में IBSA की बैठक में भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस साल गुजरात के भुज में हो रहा है BSF का स्थापना दिवस कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई आज। निकाय चुनाव तक SIR रोकने की मांग। भारत ने कोप 30 में एक तरफा और व्यापार को सीमित करने वाले कदमों के खिलाफ दी चेतावनी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद को और मजबूत करने की जरूरत पर दिया जोर। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में रिकॉर्ड 9 स्वर्ण पदक समेत जीते 20 पदक। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर भारतीय मुक्केबाज ने जीता कम से कम एक पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर चर्चा केंद्रित होगी। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका यानी IBSA नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। वे 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की ये उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 2016 में दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय यात्रा की थी और उसके बाद वर्ष 2018 और 2023 में वहां 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। सीमा सुरक्षा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह आज गुजरात के भुज में मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज BSF के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्थापना दिवस के मौके पर परेड में 12 राज्यों की टुकड़ियां जिसमें कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और कछार शामिल हैं। इस परेड में महिला अधिकारी भी भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में BSF के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। BSF आतंकवाद के अलावा घुसपैठ, तस्करी और अवैध व्यापार मार्गों से भारत की सीमा का रक्षा करता आ रहा है। पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में BSF स्थापना दिवस की भव्य परेड की सलामी ली थी। सुप्रीम कोर्ट आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। केरल सरकार ने प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए याचिका में मौजूदा SIR प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है। केरल सरकार ने
चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई तो प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो सकता है। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय निकायों में नई शासन व्यवस्था 21 दिसंबर को कार्यभार संभालने वाली है। इसलिए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि 21 दिसंबर तक एसआईआर की कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया जाए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग के दल के 4 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। आज चुनाव आयोग ने न्यू टाउन में ईवीएम व्यवस्था की जांच को लेकर जिला अधिकारियों के साथ एक विशेष कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का नेतृत्व सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती कर रहे हैं। इस बैठक के 24 घंटे के भीतर मुख्य सचिव मनोज पंत भी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इससे ये अटकलें तेज हैं कि क्या मुख्य सचिव की ये बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे उस पत्र से जुड़ी है जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ को जारी कारण बताओ नोटिस की तार्किकता पर सवाल उठाए थे। राज्य सचिवालय के जिला अधिकारियों की अलग होने वाली बैठक से तनाव बढ़ गया है। इस बीच राज्य सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार कोलकाता उत्तर क्षेत्र के 7 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनुमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लापरवाही के आरोप में चुनाव आयोग ने आज दोपहर तक इन 7 बीएलओ से जवाब मांगा है। राज्य सीईओ कार्यालय के मुताबिक 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच एकत्र किए गए एनुमरेशन फॉर्मों में से 30% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य था, लेकिन इन 7 बीएलओ ने केवल 4 से लेकर 8% तक ही डेटा दर्ज किया है। बंगाल में अब तक 99.7% एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि ऐप में दर्ज होने की दर सिर्फ 25.5% है। भारत ने एक तरफा और व्यापार को सीमित करने वाले जलवायु कदमों के खिलाफ चेतावनी दी है, ये कहते हुए कि ऐसे कदम बराबरी और न्याय को कमजोर करते हैं। ब्राजील के बेलेम में कोप 30 के दौरान आयोजित 3rd एनुअल हाई लेवल मिनिस्टेरियल राउंड टेबल ऑन जस्ट ट्रांजिशन में बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार विकास की कमियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नीतिगत स्वतंत्रता चाहिए ताकि वे अपने लोगों का भला कर सकें। मंत्री ने यह भी बताया कि जस्ट ट्रांजिशन सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक समावेशी बदलाव होना चाहिए जो सामाजिक न्याय को सम्मान दे और सभी देशों को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में निष्पक्ष योगदान देने में सक्षम बनाए, बिना उनके विकास को रोके। बेलेम में चल रहे कोप 30 से इतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस और यूएनएफसीसीसी के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव ने इस मुलाकात पर खुशी जताई और बातचीत को सार्थक और उपयोगी बताया। ब्राजील के बेलेम में कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल पर आग लग गई, जिसके बाद कोप 30 स्थल खाली कराना पड़ा। इस घटना में यूएन कॉन्फ्रेंस के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। आग लगने के समय वार्ताकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। आधिकारिक बयान के अनुसार आग समिट के एंट्रेंस के पास ब्लू जोन में मौजूद एक कंट्री पवेलियन में लगी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इजरायल सीईओ फोरम में दोनों देशों के उद्योग जगत की भागीदारी और चर्चा ने रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया। इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकात के साथ इस फोरम को संबोधित करते हुए भारत ने व्यापार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की वार्ता शुरू करने का ऐलान किया। फोरम में कृषि, जल, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और उच्च तकनीक नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि ये साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और तकनीकी विकास के लिए लाभकारी साबित होगी। और गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा एनएफडीसी की झांकियां प्रस्तुत की गईं। पहले ही दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार की भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें इस बार 124 नए क्रिएटर जुड़ रहे हैं। इस बार इफ्फी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित टूर्नामेंट में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। इस प्रतियोगिता में महिला मुक्केबाजों के पंच का दम देखने को मिला। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो वहीं पुरुष वर्ग में भारत के नाम 2 स्वर्ण पदक रहे। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। दीक्षा ने महिलाओं के व्यक्तिगत गोल्फ के आखिरी दौर में 11 अंडर स्कोर करके बृहस्पतिवार स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वो 14 स्ट्रोक के साथ पोडियम पर शीर्ष पर रही। दीक्षा ने पहले दिन 4 अंडर 68 स्कोर किया था। वहीं डेफलिम्पिक में निशानेबाजी में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। माहित सांधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने क्वालिफिकेशन में 619.7 के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के अभी तक कुल 13 पदक हुए, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यही अनुमति दें। नमस्कार।